नैतिकता का सार। सार से तात्पर्य किसी एक वर्ग में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ लक्षण है। जैसे सभी मनुष्य में पाए जाने वाला मनुष्यत्व का सार, सभी लोकतांत्रिक देशों में पाए जाने वाला चुनाव का सार आदि। नैतिकता के सार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परिणाम सापेक्षतावाद या प्रयोजनवाद। जिन आचरणों, कानूनों, नियमों का परिणाम अच्छा आता है वो नैतिक होते हैं, अर्थात नैतिकता बराबर अच्छा परिणाम होता है। इसे संबंधित सिद्धांत को परिणाम सापेक्षतावाद कहा जाता है। मतलब परिणाम सापेक्षतावाद मतलब मानता है कि अच्छा वही जिसका परिणाम अच्छा है। हालांकि अच्छे परिणाम में अच्छे को समझने हेतु निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं कि मतलब अच्छा वह है जिससे स्वहित की पूर्ति होती हो। इस सिद्धांत को स्वार्थवाद कहते हैं। अच्छा वह है जिसमें मानव जीवन के सुख में वृद्धि होती है। इस सिद्धांत को सुखवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा वह है जिसमें महत्तम लोगों को महत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत को उपयोगितावाद कहते हैं। स्वार्थवाद। स्वार्थवाद के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। जैसे स्वार्थवाद क्या है, स्वार्थवाद को नैतिक मानने का आधार क्या है, स्वार्थवाद की नैतिकता का अनुप्रयोग क्या है, सर्वहित एवं स्वहित के बीच संबंध क्या है, स्वार्थवाद की आलोचना। स्वार्थवाद क्या है? स्वहित को नैतिकता का सार मानने वाला सिद्धांत स्वार्थवाद कहलाता है। यह परिणाम सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो अच्छे परिणाम की पहचान स्वहित की पूर्ति से करता है उसे स्वार्थवाद कहा जाता है। स्वहित के अंतर्गत व्यक्ति का हित या फिर समूह का हित शामिल हो सकता है। स्वार्थवाद को नैतिक मानने का आधार या कारण क्या है? विचारकों के अनुसार स्वार्थ को नैतिक मानने का आधार मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य को वैज्ञानिक समझ ही नैतिकता का आधार तय करता है। विचारकों का ऐसा मानना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होता है, इसलिए इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर विचारकों का मानना है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे उसके स्वहित की पूर्ति होती हो। इस सिद्धांत को नैतिक स्वार्थवाद कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से नैतिक स्वार्थवाद को निगमित किया जा सकता है। स्वार्थवाद की नैतिकता का अनुप्रयोग। स्वार्थवाद की नैतिकता को दो क्रमशः निजी जीवन एवं सार्वजनिक जीवन में अनुप्रयोग दिखाई देते हैं। निजी जीवन में सारी संस्थाओं का आधार व्यक्ति की भावनात्मक मांग को पूरा करता है। परिवार, संस्कृति, विवाह, धर्म, बच्चों की परवरिश आदि निजी जीवन से संबंधित संस्थाएं स्वहित से प्रवाह एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के अनुप्रयोग मतलब स्वहित का सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के अनुप्रयोग। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सामाजिक न्याय, कानून, सशक्तिकरण, कार्य, संस्कृति आदि सामाजिक जीवन से संबंधित संस्थाएं। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य समृद्धि होता है एवं समृद्धि निवेश के माध्यम से ही संभव है। इससे संबंधित उद्यम को लाभ की प्राप्ति होती है जिसमें उनका स्व ही जुड़ा होता है। अर्थात किसी क्षेत्र या संस्था में बाजार की शक्तियां या व्यवसाय तभी निवेश करते हैं जब उन्हें लाभ की संभावना दिखाई देती है एवं उनका स्व ही जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार विदेश नीति में विश्व हित से जुड़े तत्व दिखाई देते हैं। वर्तमान में लगभग विश्व के सभी देश नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। भारत भी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को लागू करता है। हाल के घटनाक्रम रूस यूक्रेन में भारत का स्टैंड स्वार्थवाद की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है। सामाजिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नैतिकता के अनुप्रयोग। समाज के दो वंचित वर्गों के उदाहरण से हम सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नैतिकता के अनुप्रयोग को समझ सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं स्त्रियों को सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय ही सर्वाधिक जरूरत है। अनुसूचित जातियों के संदर्भ में वर्तमान में अम्बेडकरवाद की चेतना के माध्यम से सर्वहित की चेतना का विकास हो पाया। सर्वहित
की चेतना का विकास हो पाया। अम्बेडकरवाद जैसे सिद्धांतों ने अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग में वर्गीय चेतना का विकास उत्पन्न किया। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति अधिनियम, अस्पृश्यता के खिलाफ कानून, अनुसूचित जातियों हेतु संपत्ति का कानून आदि देखने को मिलते हैं। अम्बेडकरवाद जैसे सिद्धांतों ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में वर्गीय चेतना का विकास किया, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का भाव उत्पन्न हुआ यह एवं समाज में उनके प्रति अन्याय के खिलाफ आक्रोश का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार पैदा हुए। इसी प्रकार भारतीय समाज में लगभग आधी जनसंख्या वाली स्त्रियों को भी समान सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस हेतु विभिन्न कानून जैसे संपत्ति का अधिकार का कानून, दहेज उन्मूलन का कानून, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं। हालांकि अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। इसके पीछे का कारण स्त्रियों में स्वयं के हित की वर्गीय चेतना का विकास अपेक्षाकृत कम होना है। स्वार्थवाद वंचित वर्गों में वंचित चेतना का नैतिक दर्शन है। वर्गीय चेतना अधिकारों को प्राप्ति के लिए शोषण का विरोध करने के लिए अनिवार्य है। सर्वहितवाद एवं स्वार्थवाद को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी गांव में लगभग 300 बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक विद्यालय में जाने की आवश्यकता है। हालांकि विद्यालय गांव से दूर होने के कारण केवल 50 बच्चों को ही विद्यालय जा पाते हैं। महेश नाम के व्यक्ति का एक बच्चा जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे महेश विद्यालय भेजना चाहता है। हालांकि दैनिक कार्य की वजह से वह अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय छोड़ने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय गांव में ही हो जाए तो महेश के बच्चे के साथ साथ पूरे गांव के बच्चे हेतु सुविधा होगी। इस पूरे प्रकरण में गांव के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल सर्वहितवाद का उदाहरण, जबकि महेश के बेटे की पढ़ाई स्वहित या स्वार्थवाद का उदाहरण। अर्थात कई परिस्थितियों में स्वार्थवाद सर्वहितवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी दुनिया राज्य या कोई अन्य इकाई शरीर की भांति होती। दुनिया के संदर्भ में राज्य एवं राज्य के संदर्भ में नागरिक शरीर की अंग की भांति होते। जैसे शरीर एवं अंग के हित आपस में जुड़े हुए, वैसे ही दुनिया एवं राज्य के हित तथा राज्य एवं नागरिक के हित आपस में जुड़े होते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों के हित परस्पर जुड़े होते हैं। शरीर की अस्वस्थ होने की स्थिति में विभिन्न अंगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वार्थवाद की आलोचना। स्वार्थवाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। हालांकि जहाँ जहाँ मनुष्य के स्वार्थ एवं सुख में टकराव उत्पन्न होता है, वहाँ बहुसंख्यक मनुष्य सुख का चुनाव करते हैं। अर्थात मानव स्वार्थवाद की अपेक्षा सुखवाद की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। जैसे एक अभ्यर्थी जो सिविल सेवा के तैयारी कर रहा है, उसका स्वार्थ आईएएस बनने में है। हालांकि उसे सुख की प्राप्ति अपने दोस्त के साथ बातचीत करने में, घूमने आदि में होती है। इसी प्रकार शराबी को सुख की प्राप्ति शराब पीने में होती है। पर्यावरण के संतुलन में सभी मनुष्यों का स्वार्थ नहीं थे, परंतु उपभोक्तावाद के सुख की आकांक्षा में मनुष्य पर्यावरण की क्षति कर रहा है। दूसरा कि सभी मनुष्य यदि स्वार्थी हो जाएं और अपने स्वयं के हित को देखने लगें तथा इसी से नैतिकता का पालन करने लगे तो वास्तव में स्वार्थवाद समाप्त हो जाएगा। सभी मनुष्य यदि स्वार्थी हो जाएं एवं काम तभी करें जब उनका हित पूरा हो रहा हो, दूसरों के हित में ही तभी काम करें जब उनका हित पूरा हो रहा हो, और यदि उनका हित पूरा ना हो रहा हो तो दोनों के कार्य में टकराव की स्थिति में कार्य का स्थगन हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वार्थवाद समाप्त हो जाएगा। जैसे एक सिविल अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए जा रहा है एवं रास्ते में किसी व्यक्ति को कार दुर्घटना में घायल देखता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो स्वार्थवादी है, घायल व्यक्ति के नैतिकता के बारे में पूछता है। घायल व्यक्ति द्वारा स्वार्थवाद की नैतिकता के बारे में उत्तर दिया जाता है। अब अभ्यर्थी के पास दो विकल्प, प्रथम घायल व्यक्ति को बचाए, दूसरा साक्षात्कार हेतु जाए। हालांकि उसने नैतिकता में पढ़ा कि वही कार्य करना चाहिए जिसमें अपना स्वहित हो। अभ्यर्थी घायल व्यक्ति से पूछता है कि मुझे तुम्हारी जान बचानी चाहिए या साक्षात्कार देने जाना चाहिए।
स्वार्थवादी घायल व्यक्ति उत्तर देता है कि यदि तुम्हारे मुझे बचाने में कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा हो तो नैतिक दृष्टि से तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वार्थवादी घायल व्यक्ति अपनी ही मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार एक डॉक्टर द्वारा कोरोना महामारी फैलने पर, जिसमें स्वयं डॉक्टर भी प्रभावित हो सकता है, इलाज करने से मना कर देगा, क्योंकि इलाज करने में उसकी जान भी जा सकती है। यदि डॉक्टर का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाए तो वह अपना स्वार्थ पूर्ण नहीं कर पाएगा। अतः व्याख्यानुसार स्वार्थवाद हमारे लिए उपयुक्त दर्शन नहीं हो सकता।